Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today I'm going to deal with some important questions of economics, chapter 2. So, dear, let's start. Your first question is, what is infant mortality rate? ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुकी हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं थोड़े से छोटे से शक्ल में भी दे रही हूँ ताकि आप इसको बार बार कर लो. सो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है क्या? रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ of infants per thousand live birth before completing 1 year. Simply infant mortality rate है यही कि जब पर थाउजेंड में जितने न्यू इन्फेंट्स के बारे में मैंने क्या बताया है कि जब बच्चे की उम्र 0 to 1 के बीच में होती है तो वो इन्फेंट कंसिडर किए जाते हैं. तो वो पर थाउजेंड इन्फेंट बच्चे जो होते हैं उसमें जितने की डेथ हो जाती है 1 साल पूरा होने से पहले, बिफोर कंप्लीटिंग 1 year, तो फिर ये कहलाता है IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये बहुत ज़रूरी है, आपको 10th में भी पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मैंने थोड़ा सा लिबरेट किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं कुछ तरीके से. मैं थोड़ा बता दूं आपको. व्हाट इज़ द एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया? हमारे देश में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है. उसका एम क्या है, मोटिव क्या है, मकसद क्या है? तो आप देखो कि इसका एम क्या है. टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ. सिंपली बनाने का मोटिव ये है कि हर आदमी के लिए एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो हेल्थ की सुविधाएं. इसीलिए तो गवर्नमेंट बहुत जगह अपने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है राइट नाउ. नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज फैमिली वेलफेयर. ऐसा करके यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इंडिया का, उसका दूसरा मोटिव ये है कि वो फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करे और बढ़ाए. नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सर्विसेज. ऑब्वियस है, गवर्नमेंट चाहती है कि न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो दे रही है वो बढ़ा दी जाए. जैसे बहुत सारे स्पेशली सेवाएं दे रही है. जैसे मैं यहाँ छोटे से एग्जांपल दूँ तो जैसे जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनके उनके खाने की सुविधा, उनको बहुत सारी बेनिफिट्स दी जा रही हैं जो एक्चुअली मैं आपको पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ाऊँगी ज्योग्राफी में थोड़ा सा. अभी मैंने केवल यहाँ इंट्रोडक्शन दे दिया है. अब आगे चलो. नेक्स्ट इज टू गिव स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट एंड पॉपुलेशन. ये बहुत ज़रूरी है. यानी बेसिक सी चीज़ जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, इन सारे चीज़ के साथ साथ गवर्नमेंट फोकस कर रही है अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. वो लोग जिनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है किसी भी वजह से, वो या तो पुअर हैं, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उनको ये सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. योर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, why have mid-day meal scheme been launched by government in school? गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील उन्होंने लॉन्च किया है. तो क्यों किया है वो आप देखें. तो उसकी वजह क्या है? तो फर्स्ट रीज़न है यहाँ पर, इनकरेज अटेंडेंस इन द स्कूल. स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और ऐसा होता भी है क्योंकि वहाँ मिड डे मील है तो बहुत से बच्चों का एडमिशन वहाँ रहता है, और वो एक्चुअली अपने मिड डे मील को लेने ही वहाँ जाते हैं पढ़ने से ज़्यादा. नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिटेन चिल्ड्रन इन द स्कूल. हालांकि गवर्नमेंट की मोटिव ये है कि बच्चे पढ़ने भी आए, उनके एजुकेशन का हेल्थ भी बढ़िया रहे और उन्हें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी मिल जाएं जिससे वो हेल्दी भी रहें. सेकेंड पॉइंट इज रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल. यानी बच्चे स्कूल में रुकें. बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो जिसको हम बोलते हैं, तो बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, 100 बच्चों का एडमिशन होता है, बट बिहार वगैरह का डेटा कहता है कि 33. मैं थोड़ा प्रीवियस डेटा आपको बता रही हूँ, एकदम रिसेंट डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है. तो पर 100 बच्चों का जो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन होता है उसमें 33 से 47 तक का डेटा दिखाया जा रहा है. तो उतने बच्चे ही स्कूल जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी बढ़ाएं. अगर उन्हें घर में नहीं भी मिल रहा वो न्यूट्रिशियस चीज़ें, तो गवर्नमेंट स्कूल में उन सारी चीज़ों का प्रावधान होता है. इनफैक्ट उनके डे डिसाइड होते हैं कि किस दिन क्या उन्हें दिया जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेन
एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। आप देख रहे हो इसमें गवर्नमेंट की वो सारी मोटिव्स है, जैसे कैसे वो पॉपुलेशन को क्वालिटेटिव बना सके। सो इट्स मेन एम, सॉरी डियर, मेन एम क्या है इनका? टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। और वैसे एलिमेंट्री एजुकेशन यानी शुरुआती शिक्षा। आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी फ़ी नहीं लगती, बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, और मिड डे मील वगैरह तो आपने देखा ही। तो इस तरह से गवर्नमेंट का एम है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट it was started by the central government in the partnership with states and the local government in 2002। एक साथ मैंने इसको बताया, और मैं यहाँ थोड़ा रुक कर आपको बता दूँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पहला तो एम है, तो सिंपली अगर एम है तो इतना ही आप लिख दोगे 1 मार्क्स में, तो वो सफिशियंट है। कि क्या एम है? टू अचीव गोल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि हर किसी के पास शुरुआती शिक्षा तो ज़रूर हो। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इसको शुरू किसने किया और कब किया? तो ऑब्वियसली शुरू करने का श्रेय तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब भी ये गवर्नमेंट थी 2002 में, जिनकी गवर्नमेंट थी, तो ऑब्वियसली 2002 में गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। और उसके बाद इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही पार्टनरशिप में रन कर रही थी। और हर स्टेट में कुछ लोकल गवर्नमेंट भी होती, कुछ होती हैं क्या, जैसे मैं लोकल गवर्नमेंट का 2 पार्ट है, हालांकि ये सिर्फ इसका हिस्सा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूँ। लोकल गवर्नमेंट जो है, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, लोकल गवर्नमेंट में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साथ साथ जो है पंचायत जिसको आप कहते हो वो शामिल होती है। जैसे नगर निगम होते हैं ना, शहरों में इनके चुनाव होते हैं, और विलेजेस में पंचायत का चुनाव होता है, तो ये लोकल गवर्नमेंट होती हैं। तो आपने देखा कि इसको शुरू किया गया 2002 में। पार्टनरशिप किसका था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी था, और स्टेट गवर्नमेंट भी, और साथ में लोकल गवर्नमेंट भी। लेकिन मैंने ब्रैकेट में यहाँ कुछ डाला है, तो आप सुन लो उसे भी। ये एक्चुअली पहले से ही शुरू था, लेकिन हाँ, इसको सर्व शिक्षा का नाम जो है 2002 में दिया गया। शुरू में ये क्या था? तो 1993 से 1994 में शुरू किया गया था, जिसको हम DPEP कह सकते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे चलें। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो है आज का, विच फैक्टर्स डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री? कौन सा वो फैक्टर है जो किसी भी देश की ग्रोथ रेट को डिसाइड करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो सिंपली किसी भी जो कंट्री के ग्रोथ रेट को डिसाइड करने में, जो वहाँ की कौन सी पॉपुलेशन, क्वालिटेटिव पॉपुलेशन या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऑलरेडी मैं इसको आपको बता चुकी हूँ, और फिर से मैं बता रही हूँ सिंपली 1 मार्क्स के हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देखें, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग? डिटर्मिनेंट्स का मैं अगर शुद्ध हिंदी बोलूँ, निर्णायक, मैंने एकदम शुद्ध हिंदी बोली। हाँ, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स अर्निंग? क्या है वो निर्णायक तत्व किसी की भी अर्निंग का? कोई भी अगर अच्छी अर्निंग कर रहा है या करने योग्य है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं। हालांकि बहुत बुक में आपने ये नोटिस किया होगा, ये 2 फैक्टर ही दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको ये तीनों दे रही हूँ। दैट इज़ एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ। मैं पढ़ा चुकी हूँ एजुकेशन और हेल्थ की कहानी। और जैसे शकल और विलास की स्टोरी जो हमने बात की है, शकल और विलास की स्टोरी में है ना कि शकल के पास एजुकेशन भी है, स्किल भी है, हेल्थ भी है, जबकि विलास के पास ना तो एजुकेशन है, ना स्किल है, ना हेल्थ है। राइट, अब आगे चलें। और नहीं तो आप बिल्कुल, अगर आप अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप चेक करें, और देखती हूँ अगर पॉसिबल होगा तो लिंक दे दूँगी मैं इसमें। आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लिटरेट पेरेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लेती हूँ, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस मैं बता देती हूँ क्या चीज़ है। 2 क्वेश्चन 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों को सुन लें। हाउ इलिटरेट पेरेंट्स क्रिएट अ विशियस साइकिल, या सर्कल भी कहीं वर्ड मिलेगा आपको, विशियस। ठीक है, इसे क्या प्रोनाउंस करोगे? विशियस। विशियस साइकिल और सर्कल फॉर द चिल्ड्रन। पहले क्वेश्चन तो समझ लो, कैसे
जो इलिटरेट पेरेंट होते हैं, पढ़े लिखे जो नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या फिर मैं कहूँ तो वर्स सिचुएशन। मैंने कहीं डाला, यस यहाँ मैंने डाला, देखो, विशियस साइकिल दैट मीन वर्स सिचुएशन। यानी जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई कितना मैटर करता है। वैसे ये इकोनॉमिक्स कहती है। बस मैं तो देखती हूँ जब भी अपने आसपास, तो मुझे लगता है वो पेरेंट्स जो पढ़े हुए नहीं भी हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लें। तो इसलिए मैं तो पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में है, बट डेटा बढ़ रहा है, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं तो देखती हूँ इनफैक्ट बहुत अच्छे उनके बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद ना पढ़े लिखे हुए होते भी। तो इसलिए अभी मैं बता देती हूँ, दो चीज़ मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन में, कि इलिटरेट पेरेंट जो है बच्चों के लिए वर्सन सिचुएशन लाते हैं, बुरी सिचुएशन लाते हैं, बहुत बुरी सिचुएशन में बच्चों को डाल देते हैं। तो पहले एक बार देख लें इसको कि इलिटरेट पेरेंट्स कैसे लाते हैं। तो इलिटरेट पेरेंट्स क्रिएट विशियस साइकिल बिकॉज, वो अपने बच्चों के लिए एक विशियस साइकिल या सर्कल, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना, यहाँ लिखा तो नहीं है मैंने। फर्स्ट पॉइंट, इनफैक्ट यही इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो नहीं जानते, बिकॉज they are not aware of advantage of education, health and hygiene. एक्चुअली जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। दैट मीन उनको आइडिया ही नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर, उन्हें जानकारी नहीं होती कि हेल्थ, एजुकेशन और हाइजीन उनके बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, in turns result in the children falling in the trap of vicious cycle, वो सिचुएशन में पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ फिर से मैं सकल और विलास के बारे में बात करूँ, अगर विलास की मदर भी सकल के पेरेंट जैसे ही होते, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े, तो विलास की भी मदर, हालांकि विलास की स्टोरी में उसके फादर नहीं थे, लेकिन मदर भी अगर इसके वैल्यू को समझती, पढ़ाई लिखाई के वैल्यू को, तो शायद वो भी उतनी बुरी सिचुएशन में नहीं होता। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनफैक्ट आप सकल के पेरेंट को देख लें, डायरेक्ट बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और समझदारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाला है। हाउ लिटरेट पेरेंट्स क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल, यहाँ मैंने विशियस लिखा है और यहाँ मैंने बताया है वर्चुअस साइकिल, और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है फॉर्चुनेट सिचुएशन, बहुत अच्छी वाली सिचुएशन जो आप बच्चों के लिए लाते हैं। वो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं, वो कैसी साइकिल लाते हैं। सारे क्वेश्चन में सेम है, सिर्फ नॉट की जगह चेंज किया है, आप देख लेना, जितनी भी जगह नॉट है उसको मैंने हटाकर इसमें डाला है। सो लेट्स स्टार्ट। लिटरेट पेरेंट्स क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल बिकॉज दे आर अवेयर, यहाँ पर मैंने यहाँ पे नॉट डाला है, फिर यहाँ पर मैंने हटा दिया है। दे आर अवेयर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन, उन्हें पता होता है कि क्या फ़ायदा है एजुकेशन का, हेल्थ का और हाइजीन का। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट क्या होता है, चिल्ड्रन विल गेन वर्चुअस साइकिल, जिसकी वजह से बच्चों के पास बहुत अच्छा सा एक मौका होता है, वर्चुअस साइकिल होता है, फॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू अदर रिसोर्स। बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा रिसोर्स जो है, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल जो एसेट, पूंजी, कैपिटल, वो ह्यूमन रिसोर्स ही है। क्यों? क्योंकि सी, human capital is superior to other resources because other resources can be developed only by human beings with their skill and knowledge. They cannot be developed and become useful on their own। यानी कोई भी जो ह्यूमन कैपिटल है, वही किसी रिसोर्स को यूजफुल बनाता है अपने स्किल और नॉलेज की मदद से। अगर उसके पास स्किल और नॉलेज नहीं होगा तो वो उससे हेल्पफुल नहीं बना सकता। तो इस तरीके से ये सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन्स। कैसे सोसाइटी को फ़ायदा होता है जब किसी ह्यूमन में इन्वेस्ट किया जाता है। सी, ह्यूमन में कैसे आप इन्वेस्ट करते हो, तो एजुकेशन और हेल्थ और हाइजीन, ऐसी स्किल, जैसे मैंने आपको बताया इससे आगे भी, कि इन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या फ़ायदा होता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन इज़ एन इनडायरेक्ट वे दैट द बेनिफिट्स द एजुकेटेड एंड हेल्थी पॉपुलेशन। एक्चुअली इसके बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि जो एजुकेट हो जाता है, जो पॉपुलेशन हेल्दी और एजुकेट होता है, वही पॉपुलेशन स्प्रेड करता है टू दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, और
जो है, जो हेल्दी भी नहीं है और एजुकेटेड भी नहीं है। वहाँ तक जानकारी कौन देगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो खुद हेल्दी होगा, जिसके पास इसके बारे में नॉलेज होगा, जो इनके वैल्यू को समझता होगा। तो सिंपली बहुत फ़ायदा है ना एक पढ़े लिखे इंसान से। Your next and last question is, what is the positive side of large पॉपुलेशन? पॉजिटिव साइड क्या है किसी लार्ज पॉपुलेशन का? यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स कहता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बस ये कि वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ लिया गया है कि जैसे हम कहते हैं ना कि पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत चिंता का विषय है कि उनके लिए खाने की, उनके लिए बाकी चीज़ की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तो ये ज्योग्राफी की चिंता है। इकोनॉमिक्स कहता है डोंट वरी। बस इकोनॉमिक्स ही कहता है कि पॉपुलेशन शुड बी क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटिव ओनली। तो यहाँ पर मानकर ये चला जाना है कि पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटेटिव हो, वैसे ही पॉपुलेशन को हम पॉजिटिव कह रहे हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव क्या है? तो लार्ज पॉपुलेशन जब होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे, वो हेल्प करेगा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा एरियाज़ में डेवलप करेंगे, साइंस में, और जो है बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चीज़ों में रिसर्च करेंगे, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी सोर्स ढूंढेंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी। तो ऑब्वियस है, इकोनॉमिक्स तो कहता है कि पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन चिंता का विषय नहीं है। बस पॉपुलेशन शुड बी क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, स्किल। तो ये सारी चीज़ अगर किसी पॉपुलेशन में है तो वो बहुत हेल्दी पॉपुलेशन है। ओके डियर, बाय। होपफुली आप पढ़ रहे होगे, और पढ़ो, क्योंकि लॉकडाउन है। क्रिएटिव बनो, कुछ और भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पढ़ो, बट बहुत से क्रिएटिव वर्क हैं जो आपको करते रहने चाहिए, जिससे आप अपनी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकोगे। अभी हमने बात की ना, क्वालिटेटिव पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है। सो डियर, चलो बाय, सी यू।